नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। आज एक नया टॉपिक लेके हम आए हैं दोस्तों, वेव, तरंगे, यानी फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेव, साउंड, लाइट एंड हीट, ये चार टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और साउंड, लाइट और हीट चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि वेव्स क्या होती हैं, एनर्जीज़ कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं, कैसे तरंगे बिहेव करती हैं, और कुछ इस तरह की तरंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स की तरंगे जिनके बारे में आपको जानना होगा, और उनकी खोजकर्ताओं के बारे में, उनके नेचर के बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ें दोस्तों पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले आप जानिए तरंग क्या होती है, वेव क्या होती है। दोस्तों, वेव एक तरह का अवरोध होता है। इट इज़ अ डिस्टर्बेंस, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस, ये एक तरह का अवरोध होता है। जब एनर्जी, मान लीजिए मैंने कुछ बोला तो आगे तक ये आपको कैसे सुनाई दिया, क्योंकि कुछ तरंगे हैं जो मेरे बोलने से निकली, और डिस्टर्बेंस, अवरोध के कारण एक जगह से जो मीडियम में पार्टिकल्स हैं वो अवरोध पैदा करते हैं, तो उनसे टकरा कर ये वेव्स की फॉर्म में आपके कान तक पहुंची। तो वेव्स कुछ नहीं, सीधी तरह से बोलेंगे वेव्स कुछ नहीं, सिर्फ एक डिस्टर्बेंस होता है जो एक एनर्जी को एक जगह से, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। इट इज़ अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर्स एनर्जी, ये एक तरह का अवरोध है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक तरह का अवरोध, तरंगे एक तरह का अवरोध है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले अवरोध को ही तरंगे कहते हैं। तो दोस्तों, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। तरंगे दो प्रकार की कैसे? एक होती है मैकेनिकल, यानी यांत्रिकी तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिकी तरंगे, ठीक है दोस्तों, यांत्रिकी तरंगे। और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। कौन सी? नॉन मैकेनिकल वेव्स, यानी अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। अब दोस्तों, मैंने बताया तरंगे चलती हैं। तरंगे क्या करती हैं? एक तरह का अवरोध है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को, उसे वेव्स कहते हैं। डिस्टर्बेंस होता है एक तरह का। दोस्तों, याद रखिए ये दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल यांत्रिकी और नॉन मैकेनिकल अयांत्रिकी होते हैं। अब यांत्रिकी कौन से होते हैं? जिन्हें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, यांत्रिकी देख लीजिए आप, यहाँ पर मैकेनिकल, यहाँ आप देखिए मैकेनिकल, यहाँ देखिए आप नॉन मैकेनिकल, ठीक है दोस्तों, यानी अयांत्रिकी। यहाँ पर यांत्रिकी और ये अयांत्रिकी। तो दोस्तों याद रखिए कि यांत्रिकी कौन से होते हैं? जिन्हें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, जिस मीडियम में यह चलते हैं। मान लीजिए हवा में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, सॉलिड में चल रहे हैं। मैं इस टेबल को अगर बजाऊंगा, यहाँ एक टेबल रखी है, अगर उसको बजाता हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब कि ये उस तरह की तरंगे हैं, उस तरह की वेव्स हैं जिन्हें मटेरियल के मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। बिना हवा के आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो ऐसी वेव्स जिन्हें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, जिन्हें कोई माध्यम चाहिए होता है, मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन्हें माध्यम चाहिए होता है उन्हें ही हम कहते हैं
मैकेनिकल वेव्स, और जिन्हें माध्यम नहीं चाहिए होता है विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, जिन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे लाइट को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैक्यूम में भी चलती है। मैंने आपको बताया था कि लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, यानी जो निर्वात में भी चलती है, जिसे हवा की आवश्यकता नहीं है, जो निर्वात में भी चलती है, ऐसी वेव्स को अयांत्रिकी या नॉन मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मटेरियल के, किसी वस्तु के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसकी मदद से यह एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। जहाँ पर हवा नहीं होगी, निर्वात नहीं होगा, वहाँ आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। अगर आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे मटेरियल मीडियम की आवश्यकता चाहिए। मान लीजिए आप एक दीवार बोर्ड की बनी है, मान लीजिए वुडन बोर्ड की, आप इधर से अगर ठक ठक करेंगे तो आवाज़ कितनी भी दूर उस वुडन बोर्ड से अगर कान लगाए कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस तक आवाज़ जाएगी, क्योंकि अब उस वुडन बोर्ड ने क्या किया, मीडियम बन गया, माध्यम बन गया, और मेरे साउंड वेव्स को ले जाकर उसके कान तक पहुंचा दिया। तो जिन वेव्स को मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है उन्हें मैकेनिकल कहते हैं, जिन्हें नहीं आवश्यकता पड़ती उन्हें अयांत्रिकी कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स दोस्तों दो तरह की मैकेनिकल वेव्स होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी होती है दोस्तों? लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी माध्यम वाले जान लें, कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? ट्रांसवर्स वेव दूसरी तरह की होती है, ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे। सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इस तरह की तरंग, कुछ भी एग्जाम्पल आपको देते हैं, पूछते हैं बताइए यह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव है, या 4 तरह के ऑप्शन देके आपसे पूछते हैं, तो आप ध्यान से समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से होते हैं। माध्यम की आवश्यकता तो पड़ेगी लॉन्गिट्यूडनल को, क्योंकि ये मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स को भी माध्यम की मैकेनिकल है। दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वह वेव्स होती हैं जिनमें जो मीडियम का पार्टिकल है, जिस मीडियम, मान लीजिए एयर में साउंड जाता है तो कैसे जाता है, एयर का भी पार्टिकल है, हवा में भी कुछ पार्टिकल होते हैं, डस्ट होती है, पार्टिकल होते हैं, और मेरे साउंड वाइब्रेशन में भी पार्टिकल होते हैं। जब दोनों तरह के साउंड के भी और एयर के भी पार्टिकल एक ही दिशा में मूव करते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव में जब मूव करता है कौन, वाइब्रेटिंग पार्टिकल मीडियम का, इफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि मीडियम में कंपन करने वाला जो पार्टिकल होता है, मीडियम का जो कंपन करने वाला पार्टिकल है, वह वेव की दिशा में ही मूव करता है। जब वह वेव की दिशा में ही मूव करता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल का एक एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, साउंड वेव्स। दोस्तों साउंड वेव्स ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव्स, यानी ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे हैं, तो आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। जिसमें अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपसे कोई पूछता है साधारण भाषा में, यह जिस मीडियम में ट्रेवल करते हैं उसके पार्टिकल भी इन्हीं की दिशा में ट्रेवल करते हैं, उन्हीं की दिशा में चलते हैं, उस मीडियम के पार्टिकल भी। ट्रांसवर्स वेव दोस्तों, इसमें एक और एग्जाम्पल हो सकता है वेव्स ऑफ स्प्रिंग। वेव्स ऑफ स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को खींचते हैं या स्प्रिंग को आप खींचते हैं या स्प्रिंग को आप दबाते हैं,
शायद देखिए दबाने को कंप्रेशन कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जाने कि दबाव करना स्प्रिंग पर कंप्रेशन कहलाता है और खींचना रेयरफैक्शन कहलाता है। तो याद रखिए कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव से जुड़े हुए शब्द हैं। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, जब स्प्रिंग कुछ इस तरह से फैली होती है तो उसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं जब हम फैलाते हैं, या स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं कुछ इस तरह से दबी रहती है तो उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। और एक रेयरफैक्शन और एक कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। किसकी वेवलेंथ? तरंगदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर आपको सीधे कहा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कितनी लंबी है, वो बस सरल भाषा में आप समझिए कि तरंग कितनी लंबी है, कितनी लंबी तरंग है, उसकी वेवलेंथ को, उसको ही वेवलेंथ कहा जाता है। तरंग की लंबाई को उसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मैंने आपको बता दिया कि इसका पार्टिकल जो है वह किसकी, वो वेव की दिशा में ट्रेवल करता है, प्रोपागेट करता है और ये ट्रांसफर्स। तो ये हुई बात अनुदैर्ध्य की, और ठीक है दोस्तों, अनुदैर्ध्य और ये अनुप्रस्थ की। तो आप इसमें नोट करके लिखिए, एग्जाम में आता है कि दो शब्द देखिए, कंप्रेशन का मतलब हुआ जब स्प्रिंग को आपने फैला दिया, और इसी स्प्रिंग को जब आपने दबा दिया, क्या किया? दबा दिया। ये कंप्रेशन का मतलब हुआ दबा दिया। कंप्रेशन मतलब दबाव, कंप्रेस करना। क्या होता है? दबाव। आपने कभी रेल के इंजन्स के अगर व्हील्स देखे होंगे, पहिए देखे होंगे, तो उसमें मोटे मोटे स्प्रिंग लगे होते हैं जो रेल चलती है तो जंप करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, कुशन प्रोवाइड करते हैं इंजन को कुशन प्रोवाइड करते हैं, उसके भार को बैलेंस करते हैं, कुशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो कंप्रेस होते हैं, जब उस पर वजन पड़ता है कंप्रेस होते हैं, फिर फैल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अगर मैं कहूँ रेल के इंजन में लगे हुए व्हील्स के स्प्रिंग में कि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स, उसमें से भी एक वेव्स तरंग निकल रही है, तो उस तरंग की वेवलेंथ क्या होगी? तो आप कहेंगे सर एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही उसकी वेवलेंथ होगी। आप क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, दो कंप्रेशन, ऐसे दो कंप्रेशन आ जाएं, अगर ऐसे दो कंप्रेशन और या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच की जो दूरी होगी वही उसकी क्या होगी दोस्तों? वही उसकी वेवलेंथ होगी। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ये शब्द अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल, दबाव खिंचाव, ये दोनों ही शब्द स्प्रिंग से रिलेटेड हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से संबंधित हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा आता है कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज रिलेटेड टू, आप कहेंगे अनुदैर्ध्य और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दबाव और खिंचाव। अब दोस्तों ट्रांसवर्स वेव्स को समझ लीजिए। ये दो शब्द आ गए समझ में आपके, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। दोस्तों रेयरफैक्शन और कंप्रेशन ये लॉन्गिट्यूडनल, इसी तरह से आप अपने नोट्स बनाएंगे, ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल वेव से जुड़े हुए शब्द हैं। और देखिए ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, इसके पार्टिकल्स तो लॉन्गिट्यूडनल के, अनुदैर्ध्य के पार्टिकल और वेव दोनों, मीडियम के पार्टिकल और वेव के पार्टिकल एक ही वेव की दिशा में ही मूव करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए मीडियम ये है, मीडियम कुछ हवा है, हवा में लाइट चलती है, तो हवा में लाइट साउंड की तरह नहीं चलती, हवा में लाइट कुछ इस तरह से चलती है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वह 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर होते हैं, यानी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल किसकी? वेव, मीडियम की, मीडियम के वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू प्रोपागेशन ऑफ वेव, वेव की दिशा के लंबवत होते हैं कौन? मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन। तो ये कुछ इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लाइट कुछ इस तरह से मूव करती है, ठीक है। तो ये हुई बात लाइट की। और ट्रांसवर्स वेव का एक सीधा सा फंडा है कि आप ये देख लीजिए कि ग्राफ बनता है और ये मीन पोजीशन मैंने आपको बताई थी
ये क्या होती है? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन, लाइट चलती है तो छोटे छोटे लाइट फोटोन्स से बनी होती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बनी होती है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी होती हैं, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और उस क्वांटा की खोज प्लैंक्स ने की थी, साइंटिस्ट थे, और उसी क्वांटा की एनर्जी खोज आइंस्टीन ने भी की थी उनके साथ। तो कभी कभी आइंस्टीन का नाम आता है, आइंस्टीन जी थे, और प्लैंक्स ने उस क्वांटा की उस पार्टिकल की एनर्जी बताई थी प्लैंक्स कांस्टेंट से। मैंने बताया था H = m/μc। तो दोस्तों जो H था वो H म्यू, उसकी एनर्जी बताई थी H/μ, E = H/μ। क्या थी ये? एनर्जी। और H की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 6.626 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये मैंने आपको बताया था, आपका रिवाइज हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और E = H/μ, यानी उस जिस पार्टिकल, जो वेव के पार्टिकल्स होते हैं, जो वेव्स के पार्टिकल होते हैं, वह छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को उसको बताया गया है, और उन एनर्जी के पैकेट्स की वैल्यू या एनर्जी H/μ प्लैंक्स ने बताई थी। तो मान लीजिए लाइट ट्रेवल कर रही है छोटे छोटे पार्टिकल्स में कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ऊपर की ओर जाता है इसे कहते हैं शिखा। क्या कहते हैं? क्रस्ट, इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है दोस्तों? वेवलेंथ। यानी ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रस्ट, एक के बाद एक, टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट। और इसी तरह से, और ट्रफ क्या होता है? गर्त। ट्रफ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले जान लें, शिखा। किसी भी तरंग की शिखा, दो शिखाओं, किसी भी तरंग की परस्पर दो शिखाओं के बीच की दूरी को उसकी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और किसी भी तरंग की या फिर दो गर्त की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? वेवलेंथ, जिसे हम किससे नापते हैं? लैम्डा। वेवलेंथ की इकाई क्या होती है? लैम्डा। तो अब दो बातें निकल के आई कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात हो रही होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात हो रही होगी, तो मुझे शब्द ध्यान रखना है, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है दोस्तों, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन यानी दबाव और खिंचाव। और अगर ये हुई बात किसकी? अनुदैर्ध्य की, अनुदैर्ध्य की बात हुई। और अगर बात होगी ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव में दो शब्द ध्यान रखेंगे आप, क्रस्ट और ट्रफ। तो आपसे पूछ लेगा कि अगर क्रस्ट और ट्रफ शब्द का प्रयोग हो रहा है या दो क्रस्ट के बीच की दूरी की बात हो रही है, तो ये किस तरह की वेव होगी? यह किस तरह की वेव होगी? तो क्रस्ट और ट्रफ की बात होगी तो ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे। और अगर रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन की बात होगी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन की बात होगी। अब दोस्तों आप जानिए नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। अभी तक तो हमने जाना मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स जिन्हें मैंने बता दिया आपको किसी मीडियम की आवश्यकता पहली बात तो नहीं होती, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट और हीट, लाइट और हीट इसके हीट, लाइट प्रकाश और ताप, प्रकाश और ताप तरंगे, ये हुई बात ताप की। और लाइट प्रकाश, ताप और प्रकाश तरंगे लॉन्गिट्यूड नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं और इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। अब चूंकि लाइट में दोनों नेचर होते हैं, लाइट में लाइट हैव बोथ वेव नेचर, लाइट तरंग की फॉर्म में भी होती है और लाइट पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइट के क्या कहलाते हैं? फोटोन। तो लाइट लाइट हैव बोथ वेव नेचर, तरंग वाला नेचर भी होता है, एंड पार्टिकल नेचर।
लाइट का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट तरंग भी कहलाती है, तरंग प्रकृति भी होती है लाइट की, और लाइट की पार्टिकल की प्रकृति भी होती है। तो लाइट को हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और प्रकाश जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। अगर प्रकाश को हम पार्टिकल्स की फॉर्म में देखें तो वह ट्रांसवर्स वेव भी कहलाती है। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकंड, ट्रांसवर्स वेव। अब आप कहेंगे नॉन मैकेनिकल है तो मैकेनिकल कैसे होगी? क्योंकि दोस्तों लाइट में दोनों गुण हैं, वेव नेचर भी और लाइट में पार्टिकल नेचर भी है। तो इसके पार्टिकल में दो फैक्टर होते हैं, याद रखिए। लाइट वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझ लीजिए आप, जो भी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनमें विद्युत चुंबकीय क्यों कहा? क्योंकि इनके पास दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर, और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब ये कुछ इस तरह से होता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होता है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये 90 डिग्री एक दूसरे के होते हैं। और जो तरंग होती है, प्रोपागेशन ऑफ मीडियम होता है, प्रोपागेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल मीडियम का, ये दोनों उससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। खुद भी एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इनमें दो फैक्टर, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है लाइट में। तो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और कुछ जानते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या क्या होती हैं। ये रेंज करती हैं कहाँ से कहाँ तक। इनकी कुछ वेवलेंथ होती है ना दोस्तों, मैंने बताया ना हर तरंग की वेवलेंथ होती है, वह कितनी लंबी है कितनी छोटी है। और याद रखिएगा जो जितनी लंबी होगी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति उसकी उतनी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी आवृत्ति कम, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी उसकी वेवलेंथ कम। कैसे, वो हम बताएंगे आपको। रेंजेस फ्रॉम 10 की पावर -14, देखिए कितनी कम वेवलेंथ है, यानी जिसकी कम वेवलेंथ है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। 10 की पावर -14 टू 10 की पावर 4 तक, देखिए पॉजिटिव में आ गया, 10 की पावर -14 से 10 की पावर 4। कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है वो स्पेक्ट्रम हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है, एक तो रेंज करती हैं यहाँ तक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फोटोन्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स, सॉरी फोटॉन्स नहीं, कंसिस्ट ऑफ, आप लिखिए क्वांटा, लिखिए क्वांटा, क्वांटा। दोस्तों लाइट की फॉर्म में जब होता है तब इसे फोटोन कहते हैं। इन लाइट इट इज कॉल्ड, क्वांटा इज कॉल्ड इन लाइट। जब हम प्रकाश की बात करते हैं, इन लाइट, प्रकाश में क्वांटा को क्या कहते हैं? प्रकाश में भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन। क्वांटा को हम फोटोन कहते हैं। जब लाइट की, जब प्रकाश की बात करूंगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं दोस्तों? हम फोटोन कहते हैं। लाइट के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? आर न्यूट्रल, ये उदासीन होती हैं, ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ना ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ना नेगेटिव चार्ज होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, कैथोड और एनोड की तरह। डी, अब ई पॉइंट इसमें नोट कीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स भी कहलाती हैं। मैंने बताया ना लाइट ट्रांसवर्स वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। क्यों? क्योंकि इनमें पार्टिकल नेचर भी होता है, ये पार्टिकल की फॉर्म में वाइब्रेट करती हैं, इनके पार्टिकल्स होते हैं, यानी नॉन मैकेनिकल भी होती हैं और मैकेनिकल भी हो गई। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव थी यांत्रिकी, तो क्योंकि पार्टिकल्स नेचर है। अब दोस्तों इसके वेलोसिटी, ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये कितनी स्पीड से चलती हैं? विद्युत
चुंबकीय तरंगे ट्रेवल्स विद कितनी स्पीड चलती हैं? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं किससे? सी से, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। और स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। 3,82,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा है, इसीलिए वहाँ से लाइट को आने में 1.28 सेकंड लगते हैं चंद्रमा से पृथ्वी पर लाइट को आने में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की फॉर्म में चलती हैं। एक और इसका दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है। इसमें ऊर्जा भी होती है और मोमेंटम भी। आप बताइए ऊर्जा क्यों नहीं होती? अगर लाइट पड़ी किसी जगह पे तो वहाँ पर थोड़ा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है वो सरफेस, यानी इसमें ऊर्जा है। मोमेंटम भी इसमें होता है। अगर किसी पे गामा रेज मार दी जाए तो वह गामा रेज बहुत तेज़ होती है, रेडियो एक्टिविटी में यूज़ की जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो उसमें मोमेंटम भी होता है। और लास्ट इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आप वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, उनका नाम था मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गिवन बाय मैक्सवेल। तो दोस्तों मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया था। अब आप दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कौन कौन सी। सबसे पहले आप लिखेंगे गामा रेज, गामा रेज, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों, गामा रेज। गामा रेज दोस्तों किसने इसकी वेवलेंथ देख लेते हैं, ठीक है, इसकी वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? लैम्डा। और इसकी यहाँ पर आवृत्ति देख लेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी दोस्तों उसे देख लीजिएगा। तो गामा रेज जो है उसकी खोज किसने की थी? सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों गामा रेज की जब भी बात करें तो आप लिखेंगे हेनरी बैक्यूरेल। लेकिन दोस्तों कभी कभी हेनरी बैक्यूरेल ऑप्शन में नहीं होता, क्योंकि हेनरी बैक्यूरेल ने, आप याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। ओरिजिनली क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, गामा रेज की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ऑप्शन में नहीं था। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसको इन्वेंट किया था किसने? 1600 ईस्वी में पॉल विलार्ड ने। Paul Villard was a scientist who discovered or invented in 1600 AD the gamma rays। गामा रेज को इन्होंने इन्वेंट किया था पॉल विलार्ड ने। और दोस्तों इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻14 टू 10⁻−10। ऐसे याद कीजिएगा, 10⁻−14 से हम 4 पॉइंट क्या हुआ ऊपर आ गए, 14 से -10 तक। जैसे ही हम वेवलेंथ को बढ़ाने लगे, गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब गामा रेज कम होने लगी, -10 तक गामा रेज। अब दोस्तों देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने। और कभी कभी गामा रेज में भी इनका नाम आता है। और पॉल विलार्ड ने गामा रेज को इन्वेंट किया 1600 ईस्वी में। अब दोस्तों गामा रेज के बाद में स्पेक्ट्रम में नंबर आता है एक्स रेज। एक्सरे आप लोग एक्सरे करवाने जाते हैं जब कभी फ्रैक्चर हो जाता है, कोई ऐसी चेस्ट का एक्सरे होता है, तो एक्स रेज क्या होती हैं? किरणें होती हैं। एक्स रेज की एक खूबी होती है, गामा रेज हमारी हड्डियों को भी पार कर जाती है, ठीक है, बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, उसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस तरंग की होती है? सबसे ज़्यादा क्षमता गामा रेज की होती है।
याद रखिएगा गामा रेज की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता है, ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, गामा रेज की। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी भेदन क्षमता उतनी ज़्यादा होगी दोस्तों। तो भेदन क्षमता वेवलेंथ से पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए दोस्तों कैसे मेजर होती, वाइब्रेट करती है, 10 की पावर, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों 10 की घात 20 से 10 की घात 18 तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 20 से 18, -14 से -10 और 20 से 18 इसकी फ्रीक्वेंसी। 10 की पावर 20 बोल रहा हूँ, माइनस नहीं, 10 की पावर 20। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा और वेवलेंथ बहुत कम, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा। एक्सरे की देखिए आप, डब्ल्यू रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी दोस्तों, डब्ल्यू रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन आया था कि एक्सरेज किसको पार नहीं कर सकती, तो आप लिख किस अंग को, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो बोन को पार नहीं कर सकती, हमारी हड्डियों के पार नहीं जा सकती, इसीलिए तो उसकी इमेज खींच के बता देती है। एक्सरेज जाती है, हड्डी से टकराती है, उसकी जो इमेज होती है अंदर की उसे एक्सरेज पे दिखा देती है उस फिल्म पे। तो दोस्तों एक्सरेज की खोज रॉन्टजन ने की थी, बोन्स को पार नहीं कर पाती है एक्सरे, और 10 की घात -10 से 10 की घात -8 तक होती है। ठीक है दोस्तों, 10 की घात -8 तक होती है एक्सरेज। अब दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कुछ नहीं, 10 की पावर 18 से शुरू होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई क्योंकि वेवलेंथ थोड़ी बढ़ गई ना एक्सरे की, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 10 की पावर 16। अब दोस्तों 2 बातें, एक्सरेज और 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आज हमने पढ़ ली। तो दोस्तों आज हम यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं, आप अब तक का रिवाइज कर लीजिएगा। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वेव्स पढ़ा हमने, डिस्टरबेंस होती हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। फिर मैकेनिकल वेव्स पढ़ा, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 तरह की वेव्स पढ़ी हमने, तरंगे, यांत्रिकी, अयांत्रिकी, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में 2 तरह की, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य जिनमें मीडियम के पार्टिकल जो वेव की दिशा है तरंग की दिशा में ही वाइब्रेट करते हैं, और अनुदैर्ध्य पढ़ा, और ट्रांसवर्स पढ़ा। इसी मैकेनिकल में हमने ट्रांसवर्स पढ़ा। ट्रांसवर्स में हमने पढ़ा कि जो माध्यम के पार्टिकल हैं वह लंबवत होते हैं तरंग की दिशा के, और तरंग की दिशा में लंबवत होके ट्रैवल करते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव। हमने लॉन्गिट्यूडनल में साउंड वेव्स पढ़ा और स्प्रिंग से निकलने वाली वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल दोस्तों होता है जो वेव्स किसमें, पानी में होती है, वाटर वेव्स। याद रखिएगा, वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। एक पॉइंट और नोट करके लिखिएगा कि वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। वेव्स ऑन वाटर, वेव्स ऑन वेव्स ऑफ वाटर, पानी पे लहरें होती हैं, कौन सी होती है वो, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है दोस्तों, लेकिन नोट करके लिखिएगा, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय बोट, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय बोट, नाव के द्वारा, बोट इज, दोनों, इज बोथ, उसमें दोनों गुण होते हैं। जैसे हवाई उड़ते हुए हवाई जहाज में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही होती है, क्योंकि ऊंचाई भी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मास भी होता है, एच एम जी आपको पढ़ाया है, एम जी एच, तो एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, मास भी और हाइट भी। ऐसे ही इसकी लॉन्गिट्यूडनल भी होता है एंड और ट्रांसवर्स भी होते हैं। जो तरंगे नदी पे जब नदी में खाली लहरें उठ रही हैं या पानी में लहरें उठ रही हैं तो वो तो खाली ट्रांसवर्स वेव, लेकिन अगर बोट उसमें चल गई, उसमें नाव चल गई और उसने लहर उत्पन्न करी तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल लहरें भी होती हैं और ट्रांसवर्स तरंगे भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल तरंगे भी होती हैं। नाव के द्वारा उत्पन्न होने वाली पानी में तरंगे दोनों ही गुण दर्शाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य और ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। अब दोस्तों इसे रिवाइज कर लेते हैं, हम कहाँ पर थे, मैकेनिकल पर। तो मैकेनिकल के लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मैंने बताया साउंड वेव्स होती है, स्प्रिंग वाली होती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये 2 शब्द याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल से जुड़े हैं। और जब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की
तो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ दो शब्द आते हैं। दो क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, दो ट्रफ की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। मैं एक बार और विस्तार से इसे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और दोस्तों उसके बाद पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होती हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, एनर्जी मोमेंटम होता है, फोटोन्स होते हैं लाइट के दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि मैक्सवेल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है दोस्तों, वो सब पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने गामा रेज आपको बता दी, हेनरी बैक्यूरेल ने इसकी खोज की थी, नाम पॉल विलार्ड का भी आता है, इन्वेंट किया 1600 में। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैक्यूरेल ने, वेवलेंथ 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 तक, फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा, 10⁻20 से 18। उसके बाद 18 से 16 फ्रीक्वेंसी हो गई। एक्सरे बोन्स को पार नहीं कर पाती। बॉडी के किस पार्ट को एक्सरे नहीं पार कर पाती? बोन्स को, हमारी हड्डियों को एक्सरे पार नहीं कर पाती, छेद नहीं पाती। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी? गामा रेज की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा डब्ल्यू रॉन्टजन ने खोज की, 10⁻10 से 10⁻8 तक एक्सरे, और फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो गई क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गई 10⁻18 से 10⁻16। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, धन्यवाद।